हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनायक में आपका स्वागत है और मैं हूं राम स्वरूप सिद्ध। देखिए, आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें आज हम 35 प्रश्नों को सोल्व करेंगे, अच्छी तरह से सोल्व करेंगे और ऐसे करके धीरे 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 हम काफ़ी सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे रीट एग्ज़ाम तक। तो पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद में आप ऑप्शन के सामने आइए और पता कीजिए कि मेरा क्या लेवल है और क्या मैं आंसर को सही कर पाता हूँ। इस प्रकार आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो देखिए, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। किसका विज्ञान माना? आत्मा का विज्ञान माना। उसके बाद में 17वीं शताब्दी में क्या माना? देखिए, 17वीं शताब्दी में माना मन या मस्तिष्क का विज्ञान। सी नंबर माना ये, या मन या मन का विज्ञान। और 18वीं और 19वीं शताब्दी में आते आते मनोविज्ञान को रूप दे दिया आत्मा का, सॉरी, चेतना का, कि मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। फिर आते आते 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को रूप दे दिया व्यवहार का विज्ञान, और आज के इस युग में मनोविज्ञान को व्यवहार का युग ही माना गया है। तो इस प्रकार हमने इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपरोक्त कथन किसका है? बहुत शानदार परिभाषा है और काफी प्रचलित परिभाषा है। तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है वॉटसन की। वॉटसन को ध्यान रखना, व्यवहारवाद का जनक यहाँ प्रवर्तक भी कहा जाता है। एक ही प्रश्न में एक दो प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थिति के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, उपयुक्त कथन किसका है? वापस पढ़ना। यह कहता है, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, उपयुक्त कथन किसका है? यानी यह परिभाषा किसकी है? तो ध्यान रखना, यह परिभाषा किसकी है? स्किनर, वुडवर्थ, जेम्स ड्रेवर और वाटसन, इनमें से किसकी है? इनमें से जेम्स ड्रेवर की परिभाषा ये है। आगे हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ध्यान रखना, परिभाषा ज्यादा नहीं आती, कम से कम एक परिभाषा तो हमेशा पूछी जाती है। तो आप मस्ट परिभाषा को ध्यान रखना, और मैं आपको अलग से एक बता दूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो उसमें सिर्फ हम परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे और परिभाषाओं के साथ साथ ट्रिक से बात करेंगे कि ये ट्रिक लगाने पर ये इनकी परिभाषा हो जाती है इस प्रकार। तो प्रश्न है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? तो ध्यान रखना, शिक्षा से संबंधित किस थे? स्किनर थे। तो जहां पर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये परिभाषा हो जाएगी स्किनर की। अगला प्रश्न आता है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे तीन व्यापक क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, जैसे तीन व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया में इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? इसने क्या पूछा है? विकास के बारे में पूछा है। प्रश्न क्या है? बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे तीन व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो यह पूछ रहा है कि विकास क्षेत्र में कहां तक संबंधित है? आंसर है, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित और बेहतरीन ढंग से विकसित। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आता है कि वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया, यानी वुडवर्थ ने सबसे पहले क्या निर्माण किया है? प्रश्नावली, इस साक्षात्कार, निर्धारण मापनी और बुद्धि परीक्षण। तो वुडवर्थ ने सबसे पहले क्या किया? वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली विधि को अपनाया। किसको? प्रश्नावली विधि को। अगला प्रश्न आता है कि मनोचिकित्सा किन के लिए प्रयुक्त होती है? मनोचिकित्सा टीबी रोगियों के लिए, मनोरोगियों के लिए, विकलांगों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल प्रश्न है कि ये मनोरोगियों के लिए होती है। अगला प्रश्न था, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन है?
बियंजा, मार्गन, मर्सेल और विलियन। तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है विलियन। अगला प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है, यानी इनमें से मनोविज्ञान की कठिनाई कौन सी है? मनोविज्ञान को हम उपयोग लेते हैं, उनमें से कठिनाई कौन सी है? मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते। हाँ, तो सापेक्ष नहीं होते हैं, सही बात है। मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। बिल्कुल सभी, ये हमारे सामने एक कठिनाई है, क्योंकि जो मनोविज्ञान परीक्षण होते हैं वो बहुत महंगे और खर्चीले होते हैं, उनको हम हर विद्यालय में उपलब्ध नहीं करा सकते। इस प्रकार तो ये मनोविज्ञान में कठिनाई है। अगला प्रश्न, इसका आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न आता है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो ध्यान रखना, बिहेव तो व्यवहारवाद के संबंध का, व्यवहारवाद का आपको संबंध आते ही आपको याद आना चाहिए कि वाटसन, ये हो जाएगा वाटसन। इसका प्रश्न आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आता है मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है बुद्धि के स्वरूप में, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्या का उपयोग सभी का। तो इनमें सभी का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। अगला प्रश्न आता है ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, तो यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक किसने लिखी है? जेम्स ड्रेवर ने, रोजन ने, ब्राउन ने, लेनिन ने। तो देखिए लगभग ये थोड़े से तीनों ही अलग टाइप के हैं, क्योंकि इनका जो साइकोलॉजी में प्रयोग बहुत कम होता है। तो जो डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है वो जेम्स ड्रेवर ने लिखी है। अगला प्रश्न है जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है, यानी खुद का निरीक्षण करता है, अंतर्दर्शन पद्धति, बहिर्दर्शन पद्धति, दोनों या कोई नहीं। तो देखिए खुद का, यानी खुद के दिमाग का निरीक्षण करना, मानसिक परीक्षण करना, तो ये सब आता है अंतर्दर्शन। बहिर्दर्शन हमारा अलग है, यानी दूसरों का हो जाएगा ये। अगला प्रश्न आता है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की? मैकडूगल के द्वारा, वाटसन के द्वारा, विलियम्स वुंट के द्वारा, फ्राइड के द्वारा। तो ये की थी विलियम वुंट के द्वारा। अब देखिए कहाँ पर की, ये हम आगे प्रश्न आ जाएंगे हमारे सामने। ये देखिए 1879 में की थी, अभी प्रश्न आने वाला हमारे सामने। अगला प्रश्न आता है कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? पहले तो बताइए किसने की? विलियम वुंट ने। कब और कहाँ पर की? ये की थी 1879 जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, यानी लिप्जिंग शहर है वहां पर की थी। तो ध्यान रखना विलियम वुंट के बारे में प्रश्न क्या बनता है कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला सबसे पहले खोली, कब खोली? 1879। कहां पर? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। अगला प्रश्न आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है जिन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग विलियम्स वुंट ने किया। इसका आंसर हो गया डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कहता है कि किस मनोविज्ञान ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, यानी अच्छा वातावरण, यानी शानदार वातावरण दिया जाए तो उसमें वृद्धि होती है। तो बुद्धि लब्धि में वृद्धि की बात आए तो याद रखना स्टीफन्स। देखिए याद कैसे रखो, स्टीफन। एक बार ये टिफ नाम आया, इससे आप याद रखो टिफन, टिफन याद रखो। टिफन से नाम आया, इसमें सह को हटा दो तो टिफन, टिफन आया। अब देखिए टिफन कैसे होता है? टिफन के एक नीचे वाला डब्बा होता है, उसके बाद में ऊपर डब्बा होता है, उसके बाद में ऊपर डब्बा होता है, यानी ऊपर ऊपर की ओर वृद्धि होती है इसमें। तो बुद्धि लब्धि में वृद्धि या कर्म का पूछे तो ध्यान रखना स्टीफन हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं मेंडल का सिद्धांत, जन्म द्रव्य का नियंत्रण का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो वंशानुक्रम में सारे ये हैं। अगला प्रश्न आता है कि किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जन्म द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जन्म द्रव्य कभी
नष्ट नहीं होता मेंडल का सिद्धांत, जन्म द्रव्य के निरंतर के सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, जन्म द्रव्य के बारे में पूछा है, तो आंसर यही होगा कि जन्म द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न आता है, निम्न द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? बीजमैन, लेमार्क, मेंडल, जिराफ। अब देखिए जन्म द्रव्य के बाद आते ही आप याद रखना बीजमैन, बीज बोना बीजमैन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आता है कि वंशानुक्रम के नियम है समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और उपरोक्त सभी। तो ये वंशानुक्रम के चार ही नियम हैं। अगला प्रश्न आता है कि किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान होकर उनसे कुछ ना कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? तो उत्तर आपके सामने ही है। ये क्या कहता है, भिन्न का पूछा है तो भिन्नता का नियम कहेगा। क्लियर। आगे चलते हैं, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम प्लस वातावरण का, वंशानुक्रम गुणा वातावरण का, वंशानुक्रम माइनस वातावरण का। अब देखिए व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणा करने के बाद में जो हमें परिणाम हमारे सामने निकल कर आता है वही होता है व्यक्ति का विकास। अब देखिए वातावरण की अगर हम बात करें तो लगभग 99% व्यक्ति का जो विकास होता है वो वातावरण पर निर्भर करता है और 1% वंशानुक्रम पर प्रभाव डालता है। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? वातावरण का, उसके बाद में वंशानुक्रम का। तो ध्यान रखना इसमें गुणा का चिन्ह लगेगा, वंशानुक्रम गुणा वातावरण मल्टीप्लाई। अगला प्रश्न आता है कि व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवांशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है, ये विचार है स्किनर के, मैकडूगल के, मेंडल के और विर्ग व हंट के। प्रश्न क्या है, व्यक्ति की सभी विशेषताओं कुछ हद तक आनुवांशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है, तो ये हो जाएगा विर्ग एवं हंट के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न आता है कि बालक की मूल शक्ति का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन है। बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन किसका, यानी ये परिभाषा किसने दी है? गोडार्ड, डगडेल, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो जो मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम बताया है, ये बताया है किसने? थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न आता है, ईमाइल ग्रंथ की रचना किसने की? तो ध्यान रखना ईमाइल की ग्रंथ किसने की? रूसो ने की थी। अगला प्रश्न आता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स और गाल्टन। तो बताइए कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान कौन है? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स और गाल्टन। तो विकासात्मक मनोविज्ञान है जीन पियाजे। अगला प्रश्न आता है कि बालक चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? बालक चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? जीन पियाजे ने, स्टैनली हॉल ने, थॉर्नडाइक और रूसो। अब देखिए बालक चिंतन की भाषा, तो यह ग्रंथ किसका है? जीन पियाजे का। ईमेल किसका है? रूसो का है। एक बात बताते हैं, यहां देखिए स्टैनली हॉल, तो ध्यान रखना किशोरावस्था से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रखते हैं ये। लगभग किशोरावस्था की जो भी परिभाषा है लगभग इन्हीं के द्वारा दी गई है। तो जहाँ पर किशोरावस्था का नाम आए तो वहाँ पर आप स्टैनली हॉल अवश्य करना। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं भी आ रहे तो स्टैनली हॉल जरूर करना। अगला प्रश्न आता है कि अध्ययन संबंधी प्रथम प्रतिक्रिया पेडागोजिकल सेमिनरी किसने आरंभ की? आर्मस्ट्रांग ने, विलियम जेम्स ने, स्टैनली हॉल ने, हल ने। तो ये किसने की थी? स्टैनली हॉल ने की थी। अगला प्रश्न आता है आज का लास्ट प्रश्न, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की रचयिता है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की रचयिता हैं वाटसन, मैकडूगल, गिलफोर्ड, ब्रूनर। तो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? ये हैं गिलफोर्ड। अब देखिए एक प्रश्न आएगा आपको क्षेत्र सिद्धांत का, फील्ड थ्योरी, तो वो ध्यान रखना कोर्ट लेविन की है। यहां पर बता दूं आपको फील्ड थ्योरी का नाम आएगा कि फील्ड थ्योरी संबंधित हैं तो ध्यान रखना वो होगा कोर्ट लेविन। और फील्ड ऑफ साइकोलॉजी का पूछा जाए तो वो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा गिलफर्ड।
अब देखिए, इस प्रकार हम 30 प्रश्न सोल्व करेंगे। तो ये थे 1 से लेकर 30 प्रश्न। इसी तरह हम 30-30 प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको लगता है कि इस प्रश्न में डाउट है कि प्रश्न का आंसर ऐसा होना चाहिए और आपने ऐसा ही बताया, इस तरह के को भी डाउट है तो वो भी मेरे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा कि हाँ ये सही है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इसमें से कोई गलत है। बाकी अगर आपको लगता है या आप कंफ्यूज हो कि ऐसा होना चाहिए, आपने ऐसा बताया, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ ला किसी भी। देखिए, साइकोलॉजी और एसएसटी अभी चल रही है, तो साइकोलॉजी में आपको प्रॉब्लम है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर वो क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर लिखिए कि ये आपने बताया और इसका आंसर ये है, तो मैं उसको आपको हाथों हाथ जवाब दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।